नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी दोस्त हमारे अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग साइंस के 500 प्रश्नों की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें से आपके 400 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न को ही रखा हुआ है दोस्तों। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को देने जा रहे हो तो इस क्लास को आप देखिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है? तो दोस्तों, जो हमारी कार्निया है, आँख का जो हमारा भाग है कार्निया, वह हमेशा जन्म से लेके मृत्यु तक एक समान ही रहता है। थोड़ा सा जानते हैं कॉर्निया के बारे में। तो दोस्तों, जो कार्निया होता है और प्रकाश जो होता है उसको मोड़ता है, जिससे वह आँख के अंदर सही ढंग से केंद्रित हो सके, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई दे। क्या करता है कॉर्निया? हमको जो हमारी आँख होती है उनको धूल हो गया, कीटाणु हो गया, जो भी बाहरी पदार्थ होते हैं उनसे बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और कार्निया जो होता है, कुछ जो यूवी किरणें यानी जो परावैंगनी किरणें होती हैं, इनको फिल्टर करता है। अगर आपके कॉर्निया में चोट या संक्रमण हो गया, कुछ भी हुआ, तो इससे आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे केराटोकोनस हो गया, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल संक्रमण। जो कॉर्नियल संक्रमण होता है आपका बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है। तो इस तरह से आपके कई तरीके के रोग भी हो सकते हैं अगर उसमें कॉर्निया में आपकी चोट या संक्रमण हो गया तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, मानव की आँख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कॉर्निया वाला जो भाग है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे है, सामान्य जो नेत्र है उसकी अधिकतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है, समान नेत्र की न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी होती है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होती है। अधिकतम पूछेगा तो अनंत होती है, इसको भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, रोशनी के हिसाब से पुतली जो होती है इसका आकार कौन निर्धारित करता है? तो हमारा जो आइरिस होता है वह रोशनी के हिसाब से पुतली का आकार जो होता है डिसाइड करता है। क्या है? आइरिस। अगला है, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो ट्रेकोमा बीमारी है वह हमारे शरीर के जो अंग है आँख, उसको प्रभावित करती है। किसको? आँख को प्रभावित करती है। अगला है, आँखों का अलग अलग रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? तो आइरिस जो होता है वह हमारे आँखों का अलग अलग रंग जो होता है उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो हमारे आइरिस आँखों में है वह रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के चारों ओर होता है, उसे माइरिस कहते हैं, जो कि एक पेशी है, फैलकर और सिकुड़कर पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है, जिससे हमारे आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होती है वह नियंत्रित रहती है। और आइरिस में जो मौजूद पिगमेंट होते हैं उसके कारण हमारे आँखों का रंग जो होता है वह निर्धारित होता है। और ये इसका कार्य क्या है? आकार को नियंत्रित करना और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया जो होता है उसको हम दान में देते हैं। आगे है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल लेंस हमारे आंखों में पाया जाता है। अगला है, मनुष्य की आंखों के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंखों के किस भाग पे? रेटिना पे। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, सियालिक अम्ल होता है जो मनुष्य के आंसू में उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल है? सियालिक अम्ल। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य जो होता है आंखों से देख सकता है? तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण, जो परावर्तन की घटना है उसके कारण मनुष्य जो होता है आंखों से देख पाता है। आगे, मानव नेत्र लगभग मेगा पिक्सल का होता है, तो 576 मेगा पिक्सल का होता है। कितना? 576 मेगा पिक्सल। आगे है, निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है
तो इसको ठीक करना है तो अवतल लेंस हम प्रयोग करेंगे। अगर निकट दृष्टि दोष है तो कहते हैं मायोपिया, इसको याद रखिएगा। आगे आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो देखता है साफ, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती उसको, तो दूर दृष्टि दोष हम कहते हैं। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति नज़दीक की चीज़ तो साफ देखता है परंतु दूर की चीज़ उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आगे दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस वाला चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको ठीक करने में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर निकट दृष्टि दोष होता तो अवतल लेंस का प्रयोग करते। आगे देखते हैं आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या? ऑफ्थेल्मोलॉजी आँखों के अध्ययन को कहा जाता है। आगे कौन सी बीमारी आँखों की बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं? तो जीरोप्थेल्मिया नाम का रोग होता है, अगर जिसमें क्या होता है, आंसू आपके सूख जाते हैं। आँखों की बीमारी जो मायोपिया है यानी निकट दृष्टि दोष है, इसमें प्रतिबिंब यानी इमेज जो होता है वह कहाँ बनता है? तो हमारे रेटिना के पहले बनता है, रेटिना से पहले। नेक्स्ट है आँखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया को में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है हमारे रेटिना के पीछे बनता है, और जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष है उसमें रेटिना के पहले बनता है, इसको याद रखिएगा। अगला है मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? तो 150 डिग्री जो होती है मनुष्य की आँख अधिकतम देख सकती है। मनुष्य की आँख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? जिसे हम स्क्लेरा यानी श्वेत पटल कहते हैं। यह हमारे आँख का सफ़ेद वाला भाग होता है, और जो नेत्र गोलक का अधिकांश भाग होता है इसको यह कवर करता है, जो स्क्लेरा यानी आपका श्वेत पटल होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? अभी हमने देखा कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। आगे मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है मनुष्य की आंख का उभरा हुआ जो भाग होता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला लिक्विड पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या? जलीय द्रव। आगे है जलीय द्रव का मुख्य कार्य क्या है? तो जो लिक्विड आपका होता है, जलीय द्रव होता है, इसका मुख्य कार्य है आंसू बनाना। क्या? आंसू को बनाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखों का दृष्टि अस्थायित्व जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है या कितना होता है? 1/16 सेकंड होता है। किस ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि होती है जिससे आंखों से आंसू निकलते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? तो ये सिलियरी पेशी होती है जिसमें आपका जो उपस्थित लेंस है आँख का वह टिका रहता है। आँखों का वह काला छिद्र क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है? तो प्यूपिल जो आपका यानी पुतली जो होती है वहाँ पे आपका जहाँ से प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है, इसे हम प्यूपिल यानी पुतली कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो तिल्ली एवं आरबीसी है यानी स्प्लीन और आरबीसी मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। अगला है मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? तो लेवरन थे। इन्होंने अगर किसी को मलेरिया रोग हुआ है तो वह व्यक्ति किससे प्लाज्मोडियम परजीवी से पीड़ित है या किसने खोजा? लेवरन ने। आगे मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह मलेरिया रोग का वाहक है। आगे मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन एक पेड़ की छाल होती है, और पेलोड्रिन, क्लोरोक्वीन, ये सभी आपके मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली औषधि हैं। नेक्स्ट है पायरिया नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया हमारे दांतों में होती हैं जिससे मसूड़ों से आपके ब्लड निकलता है, तो पायरिया आपके दांतों की बीमारी है। पेचिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी जो आंत होती है वह पेचिस से प्रभावित होती है। कालाजार नामक रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मैनिया डोनावानी नाम का परजीवी है जिसके कारण कालाजार नाम का रोग होता है। नेक्स्ट है कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थिमज्जा जो कि बोन मैरो है वह प्रभावित होती है अगर कालाजार हुआ है तो। कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच थे। इन्होंने कॉलरा और टीबी के जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की। रेबीज के टीके व दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर थे। इन्होंने रेबीज का टीका भी ढूंढा था और दूध के पाश्चुकरण की खोज भी इन्होंने ही की थी। आगे डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण जो इम्यूनाइजेशन है इसके लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटनेस रोग हो गया, इसकी प्रतिरक्षा के लिए बच्चों को हम डीपीटी का टीका लगाते हैं।
कौन सा? डीपीटी का टीका। अगला है टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा टिटनेस आपका फैलता है। टिटनेस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका नर्वस सिस्टम अगर टिटनेस रोग हुआ है तो उससे प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नाम का आपका बैक्टीरिया है जिससे टिटनेस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का। आगे है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना किस बीमारी के लक्षण हैं? तो टिटनेस के कारण आपको तेज बुखार होगा, शरीर में ऐंठन फील होगी और जबड़ा आपका बंद सा होगा, तो टिटनेस में ऐसा आपको महसूस होता है। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी जो आंत होती हैं इससे हैजा रोग होता है तो प्रभावित होता है। अगला है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया है जिसके कारण हैजा रोग होता है। किसके कारण? विब्रियो कॉलेरी। अगला तेज बुखार के साथ सिर दर्द किस रोग का लक्षण है? तो टाइफाइड रोग में आपको अचानक से तेज बुखार होगा, उसके साथ सिर दर्द होता है, तो किसका लक्षण है? टाइफाइड का। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपकी आंत जो होती है टाइफाइड रोग में प्रभावित होती है। अगला है किस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड नाम का रोग होता है। टीबी यानी क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा आपका जो होता है वो क्षय रोग से प्रभावित होता है। अगला है टीबी का वाहक यानी ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग है इसका वाहक कौन सा बैक्टीरिया है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है डिप्थीरिया नाम का रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर डिप्थीरिया हुआ है तो श्वास नली को यह प्रभावित करेगा। किसको? श्वास नली को। काली खांसी नाम का रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो हीमोफिलस पर्टुसिस नाम का जीवाणु है जिसके कारण काली खांसी होती है। नेक्स्ट है काली खांसी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित करता है। तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन किस रोग के लक्षण होते हैं? तो न्यूमोनिया के लक्षण है सभी अगर तेज बुखार हुआ है और फेफड़ों में सूजन है तो। आगे है निमोनिया नाम का रोग जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो फेफड़े को हमारे प्रभावित करता है अगर निमोनिया है किसी को तो। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जीवाणु निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया है, इससे निमोनिया नामक रोग होता है। आगे कोढ़ नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है और त्वचा हमारी, इसको कोढ़ नाम का रोग जो होता है प्रभावित करता है। किस जीवाणु के कारण कोढ़ रोग होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है जीवाणु, इसके कारण कोढ़ नाम का रोग होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है किस रोग की जांच में होती है? तो एचआईवी का टेस्ट होता है, इसमें हम एलिसा टेस्ट कराते हैं। एचआईवी रोग होता है ना, इसकी जांच में एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट है एड्स रोग किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वायरस के कारण एड्स नाम का रोग होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो हमारे जो प्रतिरक्षा प्रणाली आरबीसी है इसको प्रभावित करता है, रेड ब्लड सेल्स को। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है जिसके कारण डेंगू आपका फैलता है। अगला है डेंगू ज्वर में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी पूरी शरीर, जो संपूर्ण शरीर हमारी डेंगू ज्वर में प्रभावित होती है। ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? तो आँखों से संबंधित बीमारी है ग्लूकोमा। नेक्स्ट है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग किस वायरस के कारण होता है? मिक्सो वायरस है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अगला है चेचक रोग और छोटी माता किस वायरस के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस होता है जिसके कारण चेचक रोग और छोटी माता बीमारी जो वायरस है फैलाता है। खसरा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे पूरे शरीर को खसरा नाम का जो रोग है खसरा प्रभावित करता है, इसको याद रखिएगा। आगे है खसरा रोग किस वायरस के कारण होता है? तो रुबेला नाम का वायरस होता है जिसके कारण खसरा आपको होता है। अगला है हेपेटाइटिस या पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया नाम का रोग है या हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं वह हमारे लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रेबीज रोग किस वायरस के कारण फैलता है? तो रेबीज आपका लाइसा वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट है रेबीज रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम को यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को। नेक्स्ट है जीका बुखार मुख्यतः किसके काटने से फैलता है? तो एडिस मच्छर जो होता है उसके कारण हमको जीका बुखार होता है। कौन सा मच्छर है?
एडीज मच्छर। आगे रेबीज या हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज या जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं वह होता है कुत्ते के काटने से। दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया, खाज हो गया, गंजापन, दाद, ये सभी रोग किसके द्वारा फैलते हैं मुख्यतः? ये सभी आपके फंगस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, फफूंद द्वारा फैलते हैं। याद रखिएगा, दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सभी फफूंद यानी फंगस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है एथलीट फूट नाम का रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा का जो मुलायम हिस्सा है उसको आपका एथलीट फूट नाम का रोग होता है, प्रभावित करता है। वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। कौन सा? आनुवांशिक रोग वर्णांधता है। आगे, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल व हरा रंग जो होता है, जिसको अगर यह बीमारी है तो वह लाल व हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। आगे है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया की वजह से। किसकी वजह से? हीमोफीलिया की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, किस रोग से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है? तो अगर टर्नर सिंड्रोम है तो इससे महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 होगी। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, जिसके वजह से कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैंसर नाम का रोग होता है, अगर कोशिका में असामान्य वृद्धि होने लगे। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी दी जाती है, इसको याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क थे, इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज किया। नेक्स्ट है पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन वैक्सीन है इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलिन जो वैक्सीन है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की धमनी फट जाने से मस्तिष्क की जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर अधिक रक्तदाब है उसके कारण मस्तिष्क की धमनी फट जाती है, इससे मस्तिष्क के जो रक्त होता है उसकी अपर्याप्त आपूर्ति होती है, इसे हम कहते हैं कि लकवा मार दिया या पक्षघात हो गया है। अगला है स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम ऑनिरोलॉजी कहते हैं, स्वप्न के अध्ययन को। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं हम? इसे हम कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो अगर शरीर का तापमान हमारे 95 डिग्री से गिर जाता है तो ऐसी स्थिति को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है नाखून, खुर और सींग किन ऊतकों के बने होते हैं? तो आपके जो नाखून हो गए, खुर हो गए जो जानवरों के होते हैं, सींग हो गए, ये सभी केराटिन ऊतक के बने होते हैं। आगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर को आंतरिक संरचना से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होती है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। आगे है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? तो वृद्धावस्था से संबंधित जो तथ्य हैं इनका अध्ययन हम जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके द्वारा? जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार विज्ञान के द्वारा किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य के शरीर के जो नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन है तथा उपचार है वह हम न्यूरोलॉजी के तहत करते हैं। किसके द्वारा? न्यूरोलॉजी के। नेक्स्ट है विज्ञान की किस शाखा में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के तहत हम मनुष्य के व्यवहार से संबंधित अध्ययन को करते हैं। अगला है स्त्रियों में पाए जाने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? उसे हम मैमोग्राफी कहते हैं, जिसके तहत जो स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर होती है उसकी जांच कराई जाती है। इसके चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जो जिसे हम मैमोग्राफी कहते हैं। अगला है विज्ञान की किस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के तहत हम टिश्यू यानी ऊतक हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। किसके द्वारा? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों
आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी 500 प्रश्नों की सीरीज आज कंप्लीट हुई। कैसी लगी आज की क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।